ये आवाज आ रही है? ठीक है। ट्रांसपोजिशन ऑफ ब्रेन वेसल्स हम कर रहे थे, तो उससे जो हार्ट फेलियर की कॉम्प्लिकेशन आती है, तो किस तरह से हार्ट फेलियर डेवलप होता है उसके लिए हम बात करते हैं यहाँ पे। The right ventricle may not function well as the main pumping chamber over time, which can lead to heart failure in adults. Adults often also have abnormal function of the valve guarding the right ventricle, tricuspid valve. Abnormal valve and ventricle function can cause heart failure. Treatment such as valve replacement, ventricular assist device or heart transplant may eventually be needed. अगर जो राइट साइड का चैम्बर है हार्ट का, उसमें ट्राइकस्पिड वाल्व स्टेनोज्ड है, पल्मोनरी हार्ट स्टेनोज्ड है, ट्राइकस्पिड वाल्व प्रोलैप्स हैं, पल्मोनरी वाल्व प्रोलैप्स हैं, हाइपरट्रॉफी है, चैम्बर डायलेटेड है, तो हार्ट फेलियर अगर होता है तो क्या होगा? सर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही नहीं पहुंच पाएगा लंग्स तक। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक नहीं पहुंच पाएगा, बहुत अच्छी बात है। और बताइए क्या होगा? इन केस ऑफ स्टेनोसिस ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व अगर स्टेनोसिस, सर राइट एट्रियम में ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, अंबर आप अपने को म्यूट कर लीजिए। ओके सर। हाँ, इमरान आप बताइए, अगर ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो स्टेनोज्ड हैं, तो राइट एट्रियम के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा?
अगर जो वाल्व हैं इन बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, अगर उनमें स्टेनोसिस हो जाता है तो राइट एट्रियम पे क्या इफेक्ट आता है फरहान? सर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो राइट वेंट्रिकल में पहुंच ही नहीं पाएगा, फिर वहाँ से लंग्स में नहीं पहुंच पाएगा। यस सर। तो राइट एट्रियम पे क्या इफेक्ट आएगा? बहुत अच्छी बात बताई, सही आंसर दिया। तो राइट एट्रियम पे क्या असर आएगा? सर प्रेशर बढ़ जाएगा उसके अंदर। हाँ, जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? नादिरा, तो क्या होगा? सर प्रेशर बढ़ जाएगा तो राइट एट्रियम हाइपरट्रोफाइड हो सकता है। वेरी गुड। अगर वो हाइपरट्रोफाइड हो जाएगा तो शोएबा ईसीजी में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? पी वेव किस तरह की होगी अगर राइट एट्रियम हाइपरट्रोफाइड हो जाएगा? शाहीन परवीन, पी वेव कैसी देखने को मिलेगी? मुनीरा, नौरीन, ठीक है नौरीन, आपका आंसर बिल्कुल सही है। सर आपने क्वेश्चन सर नहीं, आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम हार्ट की साउंड को रिकॉर्ड करेंगे तो साउंड ऐसे ही आएगा। साउंड बिल्कुल ऐसे ही आएगा जैसे साउंड अभी हमने सुना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ईसीजी को देखेंगे तो ईसीजी पी वेव मिलेगा सर, पी पल्मोनाले पी वेव हो जाएगा वेव। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन जो आंसर मैंने दिया था क्या वो आंसर गलत है? नो सर सही है वो भी सही है ना? जी साक्षी के साउंड आज मैं तो सोचा कि ये तो बहुत ही एडवांस टेक्निक है कि जो साउंड के साथ भी ईसीजी का ग्राफ प्रेजेंट किया जा रहा है, तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा। ऐसे कभी कभी मेरा भी माइक जो है अनम्यूट हो जाता है वैसे टाइम पे जब क्लास में शुरू होता है, तब आप लोगों को भी ऐसी आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं, इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। तो अगर हार्ट फेलियर डेवलप हो जाता है, हार्ट फेलियर में चला जाता है, अच्छा ठीक है, एक बात सारी हार्ट से हट के और सोच के देखिए कि क्या होगा, कहाँ पे स्वेलिंग आएगी? अगर राइट साइड हार्ट फेलियर है तो स्वेलिंग हमें सबसे पहले कहाँ देखने को मिलेगी? सर लंग्स में। सर लंग्स में। और लोग बताएं। सर नेक पे। और लोग बताएं, थोड़ा सा सोच के देखिए। सर नेक, सर लेग, सर लेग्स में। वेरी गुड। सर लेग्स में। अंबर हाँ, लोअर लिम्ब में, क्योंकि वहाँ नहीं पहुँचेगा ब्लड। नहीं, आप सर वहाँ और एक्यूमुलेशन भी होने लगेगा। एक्यूमुलेशन होगा पेरी में, एक्यूमुलेशन होगा, सॉरी। यस सर। हाँ, इसलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन। तो राइट साइड हार्ट फेलियर में जितनी बॉडी कैविटीज होती हैं और जितनी पेरीफेरी होती है उसमें सब में स्वेलिंग देखने को मिलती है, और जो लेफ्ट हार्ट जो फेलियर होता है उसमें पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलता है। पल्मोनरी एडिमा।
बात समझ में आई दोनों की? मैंने जब मैं आपको जब क्लास करवा रहा था तो उस क्लास में मैंने राइट साइड और लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर लिखवाया था एक प्रैक्टिकल क्लास में, तो उसमें ये पॉइंट हमने आपको लिखवाया नहीं था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डेवलपमेंट ऑफ एडिमा है वो डेवलपमेंट ऑफ एडिमा लोअर लिम्ब में किसी को मिलेगा। अच्छा, क्या कोई बता सकता है कि एडिमा किस टाइप का होगा? मैंने क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आपको एडिमा का एक टाइप बताया था, क्या कोई बता सकता है कि एडिमा किस तरह का होगा? अगर हम फिंगर से पैर को बोन के अगेंस्ट दबाते हैं और फिर फिंगर को हटा लेते हैं तो वहां पे क्या बन जाता है? सर पिट बन जाएगी। तो इस तरह के एडिमा को क्या कहते हैं? पिटिंग एडिमा। बात समझ में आई? तो ये जो प्रॉब्लम है इसमें पिटिंग एडिमा होगा। तो राइट साइड हार्ट फेलियर है, पिटिंग एडिमा देखने को मिलता है। लेकिन ऐसे भी पिटिंग एडिमा हमें देखने को मिल जाता है जब हम बहुत लंबा सफर करके आते हैं, बहुत देर तक टांगे लटका के बैठते हैं सीट पे ट्रेन में, तो जब घर आते हैं और उसमें आप फिंगर से दबाइए पैर को तो उस पर पिट बन जाएगी और थोड़ी देर में वो डिसएक्टिव हो जाएगी, तो इसको पिटिंग एडिमा कहते हैं। लेकिन ये नॉर्मल है, ये एबनॉर्मल नहीं है। अच्छा, अगर ये नॉर्मल है तो कैसे है, क्या होता सर? बिकॉज सर जब ट्रैवलिंग के करते होंगे सर तो ऑब्वियसली हमारा जो ब्लड फ्लो ऊपर की तरफ है वो उतना ज्यादा नहीं हो पाता होगा सर। बहुत अच्छी बात है। कॉन्स्टेंटली पोजीशन में बैठने की वजह से जो बेल्ट होती है, जो भी मतलब हमारी जो भी क्लोथिंग की वजह से है वो उसको इंट्रैप्ट करती है, उसको ब्लॉक करती है ब्लड जो फ्लो होता है, तो इसलिए ब्लड ज्यादा देर तक वेनस कूलिंग होती है, इस वजह से एडिमा डेवलप हो जाता है। एडिमा ये टेम्परेरी होता है और जब भी हम इस ब्लॉकेज को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं या लेट जाते हैं आके या पैरों को थोड़ा सा ऊपर तकिए के ऊपर रख लेते हैं तो ये एडिमा सबसाइड हो जाता है, ठीक हो जाता है। अब ये एडिमा जो होता है ये एडिमा कार्डियक एडिमा नहीं है, तभी एडिमा नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एडिमा होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे इसके रिस्क फैक्टर दिए हुए हैं। Although the exact cause of transposition of the great arteries is unknown, जाहिर सी बात है इसका अननोन ही कॉज होता है। जेनेटिक्स से लोग अभी तुक्के लगा रहे हैं कि ऐसा होता होगा, लेकिन कॉज अननोन है। सेवरल फैक्टर में इंक्रीज द रिस्क ऑफ बेबी बीइंग बोर्न विद दिस कंडीशन इंक्लूडिंग जर्मन मीजल्स, रूबेला के लिए हम कौन सी वैक्सीन यूज करते हैं? MMR। ठीक है, वायरल इलनेस है, MMR वैक्सीन यूज करते हैं। ड्रिंकिंग अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, a mother who has poorly controlled diabetes, तो डायबिटीज, अल्कोहल, स्मोकिंग और रूबेला, ये 4 फैक्टर हर जगह आएंगे और हर कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। Potential complication of transposition of great arteries include lack of oxygen to the tissue, newborn tissue receives less amount of oxygen, hypoxia develop होगी, heart failure क्यों होगा आपको पता है। The heart failure may develop over time because the right ventricle is pumping under high pressure than usual. This added stress may make the muscles of the right ventricle stiff or weak due to hypertrophy. Lung damage, too much oxygen-rich blood can cause damage to the lungs, making breathing difficult. Too much oxygen-rich blood can cause damage to the lung, making breathing difficulty. बताइए, बहुत ज्यादा अगर ऑक्सीजन जो है होता है तो वो इंजरी कॉज करता है। बताइए, ये बात आवाज नहीं आई, क्या बोल रहा आपने? क्वेश्चन क्या? अच्छा, मैं क्वेश्चन कुछ नहीं है, मैं थोड़ा सा हैरान हो रहा हूँ और आप लोग को भी सोच रहा हूँ कि आप लोग भी हैरान हो थोड़े। Too much oxygen rich blood can cause
डैमेज टू द लंग्स मेकिंग ब्रीथिंग डिफिकल्टी। तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन होती है, एक कहावत कही जाती है ना कि ज्यादा मिठास किसी भी चीज की ज्यादा अच्छा नहीं होता। हाँ, मिठास अगर ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाता है? चीटियां लग जाती है बेटे, चीटियां लग जाती है। नहीं, आप लोगों ने इसका मतलब कहावत सुनी नहीं है, वो तो हम लोग के जमाने की है, हमसे भी पुराने जमाने की है। सर हमने तो ये सुना है किसी भी चीज का ज्यादा अच्छा नहीं होता। हाँ, सात्विक जो है वो किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। अच्छी नहीं होती। तो हाँ, उसी तरह से अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल इंजरी होती है। जो एजिंग की प्रोसेस है, जो सेल डैमेज होती है धीरे धीरे, या फिर जो आउटोलिसिस की प्रोसेस है, आपने पैथोलॉजी में पढ़ी होगी पिछले वाले सेमेस्टर में। पैथोलॉजी में आपने या सेल बायो में आपने पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, जिसमें सेल खुद अपने आप को मार लेती है। यस सर, शहनाज मैम ने पढ़ाया था। यस यस याद आया होगा कुछ कुछ? जी सर। हाँ, फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स होते हैं, वो सेल को इस तरह से एक्टिवेट करते हैं कि उसके जो लाइसोसोम एंजाइम्स के जो पैकेट्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं। हाँ, और वो लाइसोसोम जो है अपनी सेल को उसकी उम्र से पहले डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यंग एज में ही उसको डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। तो इसके लिए ऑक्सीजन रेडिकल होना बहुत जरूरी है। तो जब जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन होगी, हाँ बताइए जमात से पूछा था ना कुछ, जमात बोल रहे थे हाँ, कहने का मतलब ये है फरहान कि जब जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन होती है तो वो फ्री ऑक्सीजन रेडिकल प्रोड्यूस करती है, और ये फ्री ऑक्सीजन जो रेडिकल्स हैं ये सेल की इंजरी के लिए और उसकी डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर यही ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में लंग्स में ज्यादा देर तक रुकी रहेगी तो वो लंग्स के टिश्यू को, एल्वियोलाई को डैमेज कर देगी, जो ब्लड कैपिलरी हैं उनको डैमेज कर देगी। तो ब्लड कैपिलरी और एल्वियोलाई के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इस मेम्ब्रेन का एक हिस्सा होती है। पूरी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? पूरी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? पूरी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? पूरी मेम्ब्रेन को कहते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। याद आया कुछ? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो है वो किन किन लेयर से मिलकर बनी होती है? जो एल्वियोलाई हैं वो किस सेल से बने होते हैं? वो किस सेल से बने होते हैं? वो किस सेल से मिलकर बने होते हैं जो एल्वियोलाई होते हैं? एपिथेलियल सेल्स। न्यूमोसाइट्स। न्यूमोसाइट्स। न्यूमोसाइट्स कौन सी सेल से मिलकर बने होते हैं? न्यूमोसाइट्स। तो न्यूमोसाइट्स है, तो न्यूमोसाइट्स के बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन है, फिर उसके बाद सर्फेक्टेंट है। सर्फेक्टेंट जानते हैं क्या होता है? हाँ बताइए। फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है या सरफेस टेंशन को मेंटेन रखता है? सरफेस टेंशन को भी मेंटेन करता है। सरफेस टेंशन को ही मेंटेन करता है, वो कोई लुब्रिकेंट नहीं है, वो सरफेस टेंशन को मेंटेन करता है, जिसकी वजह से जब हम एक्सहेल करते हैं एयर को तो हमारे जो एल्वियोलाई हैं वो सिकुड़ के चिपक नहीं जाते, वो उसी तरह से गोल रहते हैं। वैसे सर्फेक्टेंट क्या है? सर्फेक्टेंट क्या है? सर्फेक्टेंट एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन है,
एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन है। जब हम आपका लेक्चर लेते हैं तो क्या आप कॉपी और पेन लेकर बैठते हैं? यस सर। तो जो चीज हम आपको बताते हैं वो चीज आप नोट किया कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद फिर एक लेयर होती है जो सर्फेक्टेंट और कैपिलरी की जो लेयर है उसको अलग करती है। और कैपिलरी कौन सी सेल से मिलकर बने होते हैं? कैपिलरी कौन सी सेल से मिलकर बने होते हैं? आपको हिस्टोलॉजी में शुमाइला मैडम ने पढ़ाया होगा। कौन सी सेल से मिलकर बने होते हैं कैपिलरी? कैपिलरी एंडोथीलियल सेल से मिलकर बने होते हैं। कौन सी सेल से? एंडोथीलियल सेल्स। और जो एल्वियोलाई होते हैं वो कौन सी सेल से मिलकर बने होते हैं? निमोसाइट्स। और निमोसाइट्स दो तरह की होती हैं, एक निमोसाइट्स टाइप 1 और एक निमोसाइट्स टाइप 2। जो निमोसाइट्स टाइप 2 होती है वो सर्फेक्टेंट को बनाती है और सिक्रीट भी करती है। समझ में आ रही बात? तो उसके बाद सर्फेक्टेंट के बाद एंडोथीलियल सेल शुरू हो जाती हैं। तो एंडोथीलियल सेल की मेम्ब्रेन होगी, फिर उसके बाद एंडोथीलियल सेल्स होंगी, फिर उसके बाद ब्लड में जाता होगा। इतनी मेम्ब्रेन से क्रॉस होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आएगी बात? तो अगर ज्यादा कार्बन है तो ज्यादा कार्बन एंडोथीलियल सेल्स, ज्यादा कार्बन निमोसाइट्स, ज्यादा ऑक्सीजन ज्यादा ऑक्सीजन सर्फेक्टेंट के केमिकल कंपोजिशन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, इन सबको डैमेज कर देगी। तो हमारा क्या डैमेज हो जाएगा? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी। तो जब रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी तो क्या होगा? जब रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी तो डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से हाइपॉक्सिक कंडीशन डेवलप होगी। कहानी समझ में आई? जो मैंने स्टोरी सुनाई वो समझ में आई? एल्वियोलाई किस सेल से मिलकर बने होते हैं? निमोसाइट्स टाइप 1 और जो टाइप 2 होता है वो सर्फेक्टेंट को रिलीज करता है, सिंथेसिस करता है। जो सर्फेक्टेंट होता है ये सरफेस टेंशन को मेंटेन रखता है ताकि एल्वियोलाई डिफ्लेट के टाइम पे पिचक ना जाए, कोलैप्स ना हो जाए। तो अपना जो राउंड शेप है उसको मेंटेन रखते हैं। तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो है वो एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन से, बेसमेंट मेम्ब्रेन से, सर्फेक्टेंट की मेम्ब्रेन से, बेसमेंट मेम्ब्रेन से, एंडोथीलियल सेल्स की मेम्ब्रेन से, इन सब मेम्ब्रेन के कलेक्टिव जो कोऑर्डिनेशन होता है उसको रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहते हैं। और इस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के थ्रू ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है, एक्सचेंज होता है। जो एक बीमारी होती है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, RDS, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। लिखा आपने? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो बीमारी होती है वो न्यूबॉर्न बेबीज में होती है, नए पैदा हुए बच्चों में होती है। ज्यादातर नए पैदा हुए बच्चों में देखने को मिलती है। तो ये जो बीमारी होती है ये बच्चों में देखने को मिलती है। क्यों ऐसा बीमारी बच्चों में देखने को मिलती है? कोई बता सकता है? सर क्योंकि उनके लंग्स वीक होते होंगे, तो लंग्स के नहीं बने होते सर। फर्स्ट इनहेलेशन आफ्टर बर्थ होता है तो उनका ब्रीदिंग ऑक्सीजन कम ब्रेथिंग सही से। और बोलिए बोलने से ही आंसर निकल आएगा। सर लंग्स तो बोलते जाइए। सर लंग्स तो बने होते बट काम नहीं करते सर वो। हाँ सर प्रॉपर फंक्शन नहीं होता है सर, डिफ्यूजन नहीं हो पाता उनके सर।
सारी चीजें हो जाती हैं सर। उनके में गैसेस का डिफ्यूजन सही से नहीं हो पाता। और पास पहुंच रहे हैं आप लोग, और पास सर जैसे बेबी बॉर्न होता है हाँ। सनलाइट नहीं मिल पाता तो जॉन्डिस हो जाता है। तो ग्रुप ऑफ डिजीज की वजह से एक तरीके से ऑक्सीजन सही से नहीं मिल पाती। मदर और बताइए, और अभी और आगे जाना है। लो फ्लो करता है, अभी जो हमने डिस्कस किया है लो फ्लो होता है सर। एल्वेओलाई वीक होते हैं सर, क्योंकि सर सर्फेक्टेंट प्रॉपर्ली काम शायद नहीं करता हो। ये आंसर है कि निमोसाइट्स 2 जो होती है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होती है, जिसमें सर्फेक्टेंट नहीं बना पाती है। इसलिए जो एल्वेओलाई है वो अपना तो स्फेरिकल शेप नहीं कर पाता है। फर्स्ट ही जो डिफ्लेट होने के बाद दोबारा वो ठीक से स्फेरिकल फॉर्म में नहीं आ पाते हैं, तो गैसेस डिफ्यूजन नहीं हो पाता है। इसलिए रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है, खासकर न्यूबॉर्न बेबीज में देखने को मिलता है। किसने बोला सर मैंने सर सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी हो जाती है लंग्स में। मैं समझ गया था कि सना नहीं बोला, क्योंकि जब मैंने पहले भी पूछा था सर्फेक्टेंट का काम तो सना बता रही थी कि वो सना ने उसका जवाब दिया था कि वो उसको विस्कस बनाता है ताकि वो फ्रिक्शन लेस बनाता है। तो मैंने कहा था नहीं, उसका सादा काम ये होता है कि वो उसको स्फेरिकल बना के रखे, उसका सरफेस टेंशन तो जो है वो कम करे। तो ये मैं आवाज पहचान गया था। मैं इसीलिए कल फोटो आप लोगों से इसलिए मांग रहा था कि जब मैं बात करता हूँ ना तो मैं सोचना चाहता हूँ कि कौन सी शक्ल ने क्या बोला। मतलब एक जो साइकोलॉजिकली वो एक चीज होती है ना कि जो अच्छा लगता है कि जब कोई बोल रहा तो हमें याद भी रहना चाहिए कि कौन सी शक्ल बोल रही है। तो कहीं ऐसा हो कि देखिए इतने टाइम से तो हम लोग मिले नहीं, क्लास में होते हैं तो नाम याद हो जाते हैं, शक्ल भी याद हो जाती है, लेकिन हम लोग मिले कितने टाइम के लिए थे? मुश्किल तमाम 3 महीने के लिए। तो उसमें अब बहुत शक्ल, जैसे यहाँ पे कुछ लोगों के नाम के साथ उनकी शक्ल दिखती है, लेकिन बहुत सारे लोग की नहीं दिखती है। किसी में कोई कुछ दिखता है, किसी में कुछ दिखता है, किसी में कुछ दिखता है। तो मैं हमेशा जो क्लास में आऊंगा ना तो उसके फेस को उसी किसी याद रखूंगा। क्या हुआ? क्या बोला? एंट्री दे दे। अच्छा एंट्री दे सर एंट्री दे दे। सर एंट्री दे दे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सर्जरी इज रिक्वायर्ड फॉर all newborn with transposition of the great arteries early in life, usually within the first week. The most common type of surgery to correct transposition with identified in babies is the atrial switch operation. जो ऑपरेशन होता है, यहाँ पे इसको ज्यादा डिस्कस मत करिएगा, इसके बहुत सारे स्टेप हैं, क्या है कैसे है, वो ऑपरेटिव सर्जरी का पार्ट है। During this operation, the surgeon moves the great arteries so they are connected to the correct pumping chamber. Prevention: in most cases, transposition of great arteries can't be prevented. If parents have a family history of heart defects or if they already have a child with congenital heart defects, consider talking with genetic counselor and cardiologist experienced in congenital heart defects before getting pregnant. बात समझ में आ गई? इस चीज को कैसे प्रिवेंट करना है, रोकना है। ठीक है, तो अगर ऐसी हिस्ट्री है तो फैमिली को प्लान करने से पहले एक बार जेनेटिक काउंसलर और कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना जरूरी है। इन डेक्स्ट्रो ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरी। डेक्स्ट्रो आपकी आवाज नहीं आई थी, आपने पहले क्या बताया था? मैंने प्रिवेंशन बताया था। प्रिवेंशन कि मतलब ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज को कैसे रोका जा सकता है। आपको सभी पता है, सभी को पता है, ये वही प्रिकॉशन, वही प्रिवेंशन होते हैं
जो सारे कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज भी होते हैं। यस सर। कि भाई वो सारे प्रिकॉशन लीजिए, और अगर उसके बाद फैमिली में कोई हिस्ट्री है जेनेटिक काउंसलर से मिलिए और कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए और एडवाइस लीजिए कि क्या दूसरा बेबी या तीसरा बेबी प्लान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कौन कौन से टेस्ट पहले करवा लेना चाहिए। ठीक है, सुनाई दिया बात? यस सर। चलिए, इन डेक्स्ट्रो ट्रांसपोजिशन ऑफ द ब्रेन आर्टरी। सर ये जो सर हाँ बोलिए। सर ये जो जेनेटिक डिजीज होते हैं सर, ये जरूरी होता है कि किसी आगे जनरेशन में हो? सर ये ऐसा जरूरी है? जरूरी है, तभी तो उसको जेनेटिकली यस जो प्रोग्रेशन जो इसका होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आगे बढ़ती है, तो उसका जो फॉरवर्ड मूवमेंट होता है वो इसलिए होता है क्योंकि जेनेटिकली है, तो जीन से पॉसिबिलिटी डिपेंड करती है। 100% जनरेशन स्किप भी तो हो जाती हैं। हाँ, कुछ हो जाती है, वो डिपेंड करता है ऐसी डिजीज से कि जो दोनों में हो, डोमिनेंट फॉर्म में ही आए। तो अगर एक रेसेसिव है तो वो नहीं आएगी, लेकिन हो सकता है आगे जनरेशन में जाके दोनों पेरेंट्स डोमिनेंट मिल जाए तो आ जाएगी। इसलिए फैमिली हिस्ट्री जानना जरूरी होती है, और हम कितनी लंबी फैमिली हिस्ट्री जान सकते हैं? सिर्फ अपने दादा दादी और दादा नानी तक की जान सकते हैं। उससे आगे का फैमिली रिकॉर्ड लिख के रखना चाहिए, मेडिकल रिकॉर्ड। जैसे आप के नाना नानी और दादा दादी का नाम, उनका एड्रेस, वो जितना जरूरी है उतना ही मेडिकल हिस्ट्री भी जरूरी है कि उनके खानदान में नानी की तरफ से, नाना की तरफ से कौन कौन सी बीमारियां थी, दादी की तरफ से और दादा की तरफ से कौन कौन बीमारियां थी। आगे अपनी एक डायरी ऐसी जरूर मेंटेन करिए कि जो आप जनरेशन टू जनरेशन आगे जाना चाहिए। जब आप बहुत बूढ़े हो जाएं, कांपने लगे, सफेद हो जाएं, दांत नहीं बचे, तो वो डायरी आप अपने ग्रैंडसन को, ग्रैंड डॉटर को हैंड ओवर कर सकते हैं कि आप, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम इसको आगे फिल करना। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अगर आप बहुत अच्छी तरह से जेनेटिक डिसऑर्डर को रूल आउट करना चाहते हैं जनरेशन टू जनरेशन, इस तरह से जो जेनेटिकल डिसऑर्डर हैं उनको बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है इन केस ऑफ अगर म्यूटेशन बीच में ना हो जाए कहीं। समझ में आ रहा है? अगर हम जीन को प्योर करना चाहते हैं तो हम समझ लेंगे कि जैसे जब हम शादी करने जा रहे हैं तो हम दूसरे जो पार्टनर है उसका भी जेनेटिक रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो जैसे कुंडली मिलाई जाती है ना, जैसे रिश्ते ले गए जाते हैं ना, पता लगाया जाता है कि उनके साथ क्या है, वो कैसे हैं, वैसे हैं, वैसे हैं। कभी कभी सब कुछ अच्छा होता है फिर भी लड़का मना कर देता है, लड़की मना कर देती है, उसका रीजन आपको पता है कि क्या होता है? क्या हुआ? क्या होता है सर? रजामंदी नहीं होती है सर। तो मैं कह रही हूँ मुस्लिम्स में कुंडली नहीं मिलाई जाती। हाँ नहीं, वो तो नहीं, हम मतलब एक ट्रेंड बता रहे हैं कि जो कल्चर है, फॉर एग्जाम्पल हाँ, ये रिलीजन का ये कल्चर है। अपने लोगों में कि कोई ना कोई कल्चर है कि भाई वो हम इन लोगों में करेंगे, उन लोगों में करेंगे, हम इन लोगों में शादी नहीं करेंगे, उन लोगों में शादी नहीं करेंगे। होता है या नहीं होता? अलग वो बनाया हुआ है कि इस तरीके के मुस्लिम हो तो हम करेंगे, इस तरीके के मुस्लिम हो तो नहीं करेंगे। लेकिन क्या ये सब कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है सर। ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, डिजीज होते हैं, तो इसमें पॉसिबिलिटी होती है, 100% तो नहीं है ना कि सर जनरेशन में वो हो। नहीं, वही बात तो मैंने अभी आपको बताई, वही बात तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो सर एक डिजीज है HOCM, हाइपरट्रॉफी ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। तो सर अगर उसका एक पेशेंट है सर हमारे यहाँ, तो सर अगर वो बेबी प्लान करें तो सर ऐसा जरूरी है कि उनके जनरेशन में या फिर उस बेबी में वो डिजीज हो? कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक बार डॉक्टर को ये हिस्ट्री बताना जरूर चाहिए ताकि वो कुछ प्रिकॉशन हैं जो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान बताएंगे, जिसको मानना पड़ेगा। और सर उनका जो पहला बेबी हो, जैसे सर जो फर्स्ट बेबी होता है सर, उसमें भी ये पॉसिबिलिटी है कि ये डिजीज हो सकता है? पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर वो
उन सारी दवाइयों को लेंगे तो वो चीज होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। मतलब जैसे कि पॉसिबिलिटी मान लीजिए 50% की है और अगर हमने सारे प्रिकॉशन लिए तो वो पॉसिबिलिटी 2 या 3% बचेगी। आई बात समझ में? यस सर। और सर दोनों पेरेंट्स में नहीं है, एक पेरेंट्स में है, तो सर तो कितनी हाँ, तो वो जो डिजीज है उसका परसेंटेज कितना होता है, वो डिजीज का परसेंटेज कितना होता है अगली जनरेशन में आने के लिए, अगर सिर्फ एक पेरेंट्स को है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर 1% में एक पेरेंट्स में है तो भी 80% आने के चांसेस हैं, तो पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। और अगर एक पेरेंट्स में है तो पॉसिबिलिटी सिर्फ 0.01% है, तो थोड़ा कोई चांस नहीं। ओके सर, 0.01% पॉसिबिलिटी है। हाँ, तो कहने का ये मतलब है कि अगर फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए प्लान किया जा रहा है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट अपने डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए और उसको जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में बताना चाहिए। ये जेनेटिक डिसऑर्डर मुझे था कार्डियो के साइड में, तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है आगे होने की, तो वो बताएगा कि ये इतनी पॉसिबिलिटी है और इसके लिए अगर आप ये प्रिकॉशन लेते हैं, ये मेडिसिन लेते हैं, तो फिर इसके होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा उसका चांस होने का। तो ये है, आई बात समझ में? यस सर। जी सर कैंसर सर इनहेरिट तो नहीं होता है सर, मगर फिर भी फैमिली पॉसिबिलिटी क्यों देखी जाती है कि फैमिली में किसी को है तो हो सकता है? नहीं, बहुत सारे कैंसर जो हैं उसके जीन हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, जैसे सर्विकल कैंसर है, सर्विक्स में जो होता है, और जैसे दूसरी गायनेकोलॉजी से रिलेटेड जो डिजीजेस होती हैं जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, इसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके लिए जो फैमिली हिस्ट्री देखना बहुत जरूरी है, लेकिन अभी जो रिसेंट स्टडीज हैं वो स्टडीज ये दिखाती हैं कि जितने भी कैंसर हैं वो क्यों डेवलप हो रहे हैं, म्यूटेशन की वजह से तो डेवलप हो रहे हैं। लाइफस्टाइल की वजह से अलग सेल बना देते हैं जिसका डिवीजन शुरू हो जाता है और फिर वो कैंसर होता है। तो ये जो गलत सेल बनती है किस वजह से बनती है? म्यूटेशन की वजह से बनती है। गलत प्रोटीन सिंथेसिस की वजह से बनती है। गलत प्रोटीन सिंथेसिस क्यों होती है? जेनेटिक कोड की वजह से होती है। तो अल्टीमेटली जाके रिस्पॉन्सिबल कौन है? जीन। तो इसलिए फैमिली हिस्ट्री में देखा जाता है, लेकिन अभी रिसर्चेस काम कर रही हैं, इसलिए जो डेटा है वो 100% नहीं दिए गए कि अगर इंटेस्टाइन वाला कैंसर है किसी को तो उसके आगे आने वाली जनरेशन में उसका परसेंटेज कितना होगा, या अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो उसका परसेंटेज कितना होगा। अभी इस बात को क्लियर कट कहीं लिखा नहीं गया है, कोई टेबल ऐसे बना के नहीं दी गई है कि भाई ये अगर है तो ये 100% दूसरे को होगा, अगर ये है तो इसके चांसेस सिर्फ 2% है। बात समझ में आई? कि कैंसर को क्यों जेनेटिक एनालिसिस में डाला गया? सर क्योंकि बात समझ में आई? जी सर। ठीक है, तो हम यहाँ पे जरा सा इन दोनों को कंपैरेटिव डिस्कशन कर लेते हैं। In dextrotransposition of the great arteries, deoxygenated blood from right heart is pumped immediately through the aorta and circulated to the body and the heart itself, bypassing the lungs altogether, while the left heart pumps oxygenated blood continuously back into the lungs through the pulmonary artery. In effect, two separate circular parallel circulatory systems are created. It is called cyanotic congenital heart defects because the newborn infants turns blue from lack of oxygen. यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, deoxygenated blood from the right heart to pumped immediately through the aorta and circulated to the body and the heart itself. इसका मतलब क्या हुआ? And the heart itself.
क्योंकि एट्रियम और वेंट्रिकल्स पे तो एक्सचेंज करते हैं, मतलब कुछ डिफेक्ट हो गया, जैसे सेप्टल डिफेक्ट हो गया या फिर नहीं नहीं नहीं, जैसे राइट जैसे पढ़िए मुझे पता है आप बता दो। सर इसलिए लिखा है हार्ट इज सेल्फ बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल की बात यहाँ पे करेंगे क्योंकि एओर्टा वहाँ है ना, तो जब लेफ्ट में वापस आएगा तो सर वापस पूरे हार्ट में जाएगा बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो लेफ्ट एट्रियम में भी सर वॉल्यूम ओवरलोड से जाएगा और उसके बाद पल्मोनरी रेस्पिरेशन से वापस उसमें राइट एट्रियम में पूरे हार्ट में ट्रैवल हो जाएगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि अंबर अब मैं सोच रहा हूँ इसका आंसर मैं ही बता दूं। यहाँ पे क्यों लिखा है कि हार्ट इसने लिखा है कोरोनरी सर्कुलेशन से हार्ट को भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है। बात समझ में आई? जैसे पूरी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, इसी तरह से हार्ट की मसल्स को भी कैसा ब्लड मिल रहा है? डीऑक्सीजनेटेड कोरोनरी सर्कुलेशन से के लिए हार्ट आ गया है। ठीक है, समझ आ गई? जैसे सारे ऑर्गन में हाइपोक्सिया डेवलप होगी, जैसे हार्ट में भी हाइपोक्सिया डेवलप हो जाएगी और हार्ट धीरे-धीरे बंद हो जाएगा, क्योंकि उसकी सारी सेल्स को कार्बन है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। कितनी देर तक वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा? काफी देर तक नहीं कर पाएगा और बेबी की डेथ हो जाएगी। बात समझ में आई? क्योंकि हार्ट को पंप करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए या नहीं चाहिए? सेल्स काम कर रही है तो एटीपी बनाना है या नहीं बनाना है अपने काम करने के लिए? एरोबिक रेस्पिरेशन कितनी देर सपोर्ट कर सकता है एनारोबिक? एनारोबिक बहुत देर तक सपोर्ट नहीं कर सकता। इसलिए एरोबिक जब ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचेगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन वहां नहीं पहुंचने की वजह से नहीं होगा, हार्ट की सेल थक जाएंगी और वैसे ही होगा जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज के टाइम पे क्लास बन जाता है तो ब्लड रुक जाता है, नहीं जा पाता है। बिल्कुल उसी तरह से पूरे हार्ट में धीरे धीरे इंफार्क्ट डेवलप हो जाएगा और पूरा हार्ट जो है डेड हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यहाँ पे जो एक्सटेंस वाली बात है उससे जैसे पूरी बॉडी खराब हो रही है, पूरी बॉडी सड़ रही है ऑक्सीजन के बिना, इसी तरह से हार्ट भी सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा और इसी तरह डेथ हो जाएगी। Levotransposition of great arteries is an acyanotic heart defect in which the primary artery are transposed with the aorta anterior and to the left of the pulmonary artery, and the morphological left and right ventricle with their corresponding atrioventricular valve are also transposed. The systemic and pulmonary circulation are connected. Complication arise from the fact that the right ventricle, which is adapted for pumping blood into the low pressure pulmonary circulation, is being tasked with pumping blood at much higher pressure against the high resistance of the systemic circulation. कल भी अंबर ने ये बात बताई थी, ये इसमें की वही सर्कुलेशन की बात हो रही थी, जो राइट साइड है उसको कम प्रेशर का चाहिए कॉन्ट्रैक्शन, जरूर कोई नहीं बहुत बढ़ेगा, लेकिन अगर उधर उठकर लेफ्ट वेंट्रिकल आ जाए तो वो बहुत बड़े प्रेशर से ब्लड को भेजता रहेगा और बहुत बड़े प्रेशर से, बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्शन से अगर प्रेशर से ब्लड हमेशा वेनस सिस्टम में भेजा गया तो प्रॉब्लम क्या होगा? एडिमा डेवलप होगा। क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर से वेनस ब्लड नहीं जाना चाहिए, वेनस ब्लड जाने के लिए तो बहुत कम होना चाहिए, इसलिए पल्मोनरी एडिमा वहां पे डेवलप हो जाए। धड़ाधड़ एक धक्का मारेंगे
सर पल्मोनरी एडेमा के साथ पल्मोनरी जो वेन्स होती है, जो आर्टरीज होती है, पल्मोनरी आर्टरीज, सर उनमें भी तो हार्म होगा। उनमें भी हार्म होगा। क्यों होगा? क्योंकि इधर वेनस प्रेशर बढ़ा रहेगा। हाँ, वेनस प्रेशर ज्यादा बढ़ा रहेगा और आर्टेरियल प्रेशर बहुत कम होगा। तो ये तो एब्नॉर्मल हो गया, ये तो एब्नॉर्मल हो गया ना। तो बात समझ में आई कि लीवो और डेक्स्ट्रो का क्या फर्क होता है। डेक्स्ट्रो में जो दोनों आर्टरीज हैं, ग्रेट आर्टरीज हैं, वो अपनी पोजीशन बदल लेती हैं, और जो लीवो ट्रांसपोजिशन है उसमें चैम्बर जो है इधर से उधर चले जाते हैं। तो चैम्बर की वजह से जो इफेक्ट पड़ता है वो सिर्फ प्रेशर पे पड़ता है, और इसमें दो पैरेलल सर्कुलेशन चलते हैं, जिन सर्कुलेशन का कोई बेनिफिट नहीं होता। एक तरफ सिर्फ ऑक्सीजन घूम रही और एक तरफ सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या होता है, सर्कुलेशन तो सही चलता है, सिस्टमिक अलग रहता है और अलग रहता है, लेकिन दोनों का प्रेशर जो होता है वो खराब हो जाता है। इसलिए जो डिफेक्ट है वो एसाइनोटिक हो जाता है, मतलब साइनोसिस डेवलप नहीं होती। लेकिन क्योंकि एबनॉर्मल है, प्रेशर भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, तो प्रेशर भी जो है वो डिस्टर्ब रहेगा। तो प्रेशर भी अगर डिस्टर्ब रहेगा तो प्रॉब्लम होती रहेगी। ठीक है सर, वो हार्ट इटसेल्फ वाला समझ में नहीं आया। अच्छा, हार्ट इटसेल्फ वाला नहीं समझ में आया, तो वो ये है, हार्ट को ब्लड कौन पहुंचाता है? कोरोनरी इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, उनको बताने दीजिए। हार्ट को खाना और ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? सर, कोरोनरी आर्टरी से जाते सर। कोरोनरी आर्टरी कहाँ से? सर, कोरोनरी सर्कुलेशन, यस सर, द नेक के पास से सर। हाँ, बैक साइड। वो कहाँ से? एओर्टा से होती है ना? यस सर। तो एओर्टा अगर ब्लड ले जा रहा है तो कोरोनरी आर्टरी में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा। अब आई बात समझ में? जी सर, जी सर। हाँ, हम आगे बात। तो हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हार्ट को क्या मिल रही है? जैसे पूरी बॉडी को कार्बन 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 रिच ब्लड मिल रहा है, उसी तरह से हार्ट को भी कार्बन रिच ब्लड मिलेगा, कार्बन रिच ब्लड मिलेगा। आगे बात समझ में? जी सर। हर दिन आप लोग बैठकर कॉन्जेनाइटल, अच्छा मैंने अभी स्लाइड नहीं भेजी आपको, ठीक है, अभी नहीं बोलेंगे, जब ये पूरी स्लाइड हम आपको भेज देंगे ना तब बोलेंगे। तो हर दिन बैठ के एक कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स का नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, ताकि एग्जाम में कोई भी कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट आपको शॉर्ट नोट में लिखने को आए तो आप लिख सकें। क्लास को बना के देगा। ट्रीटमेंट में क्या करते हैं? छोड़ दीजिए सर। चलिए फिर अभी छोड़ देते हैं, अटेंडेंस ले लेते हैं क्योंकि अभी ज्यादा पोर्शन बाकी है। यस सर। ट्रीटमेंट के साथ कॉम्प्लिकेशन भी है, ये सब है, तो हम अभी आप ठीक है, अटेंडेंस आप कोरोना वायरस एफ्रीन। आज आपका कार्डियोलॉजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का थ्योरी का है, थ्योरी का क्लास है 2309। आफरीन आफरीन शाह प्रेजेंट सर। आयशा प्रेजेंट सर। आलिया नाज अंबर प्रेजेंट सर। हमसा ये जो है आरिफा शकील सर प्रेजेंट है। अच्छा ठीक है। आतिफा खान प्रेजेंट है। फरहान फरहीन प्रेजेंट सर। फिजा खान प्रेजेंट सर। हसीब इमरान मंजर खत्म क्लास। प्रेजेंट है। इंशा वाली प्रेजेंट है। इकरा इकरा तो ना का कुलसुम
कुलसुम, खुशबू 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 प्रेजेंट है? नो सर। यस सर। खुशबू कुलसुम प्रेजेंट है? लाइबा प्रेजेंट सर। लाइबा प्रेजेंट है? प्रेजेंट फरहान प्रेजेंट सर। यम्माद प्रेजेंट है? प्रेजेंट सर। मोहम्मद तारिक यम्माद प्रेजेंट है? यस सर। यस सर। यस सर। मोहम्मद शारिक खुद कर पड़े मोहम्मद शारिक खुद बोल कि प्रेजेंट है। अनम्यूट कर दिला मुनीबा म्यूट कर देती बात प्रेजेंट है सर, उनका नेटवर्क प्रेजेंट नहीं है। मुनीरा सर प्रेजेंट। ले पानी ते मारा आवाज बस क्या मालूम है ये मानो है मुशर्रफ मार दिया जल्दी चला वाइस नादिरा प्रेजेंट सर। नाइट मार है वो इसमें अभी मतलब सर प्रेजेंट है वो। नामिया प्रेजेंट है सर।